नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी अस्ताचल। सुबह सवेरे उठकर नीचे आई तो देखा रसोई में बाप बेटी की महफिल जमी हुई है। ऑमलेट की एक पूरी थक्की बीच में रखी हुई है और हाथ में चाय के प्याले लेकर खड़े खड़े ही नाश्ता हो रहा है। और लीजिए ना पापा प्लीज, चित्रा लड़ियाकर कह रही थी। ना बेटे, अब नहीं। क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अच्छे क्या, बल्कि बहुत अच्छे बने हैं, पर अब मैं पहले की तरह उतना थोड़े ही खा पाता हूँ बेटे। बूढ़ा जो हो गया हूँ। फिर आपने वैसी गंदी बात की। जाओ, हम आपसे नहीं बोलेंगे, चित्रा ने मुंह फुलाकर कहा। उस समय वह बिल्कुल नन्ही चित्रा बन गई थी। उसे अपनी स्निग्ध दृष्टि से नहलाते हुए उसके पापा का कंठ स्वर तरल हो आया। इतना लाड़ मत किया कर बाप का। चली जाती है तो फिर इतना सूना लगता है, तो भेजते ही क्यों है हमें वहां? उसने पापा की छाती में अपना मुंह छिपाते हुए कहा। वे एक हाथ में चाय की प्याली थामे उसे थपकियाते रहे। रसोई के दरवाजे में खड़ी मैं यह सब नाटक देख रही थी। यह बेवजह की भावुकता मुझसे जरा बर्दाश्त नहीं होता। इच्छा तो हुई थी चित्रा को एक डांट पिलाने की, पर शादीशुदा लड़की से एकदम कुछ कहा भी तो नहीं जाता। जबान अपने आप रुक जाती है। किसी तरह अपने को संयत कर मैंने किचन में पांव रखा। यह सुबह सुबह क्या खटर पटर शुरू कर दी तुम लोगों ने? 4 दिन के लिए आई है तो क्या ढंग से आराम भी नहीं किया जाता तुझसे चित्रा? लाख कोशिश करने पर भी आवाज थोड़ी कठोर हो ही गई थी। वे लोग बुरी तरह चौंक गए। इनकी तो चाय ही कमीज पर छलक गई। चाय नाश्ता सब कुछ तैयार हो गया। मम्मी की तो आजकल कोई जरूरत ही नहीं है ना? मेरे तिक्त स्वर को अनसुना कर चित्रा ने कहा। पापा, कमीज उतार दीजिए प्लीज, देर हो जाएगी तो दाग नहीं छूट पाएगा। और कमीज लेकर वह बाथरूम की ओर भाग गई। चाय लोगी? मैंने चौंक कर देखा। एकदम निर्लिप्त चेहरा लिए ये गैस के पास खड़े थे। इतना गुस्सा आया। वहां तो वे बुढ़ऊ हैं ही, आप भी यहाँ इतनी जल्दी उठकर उसे परेशान क्यों करते हैं? मेरी जल्दी उठने की आदत आज की तो नहीं है, लेकिन यह महारानी तो कभी 8 से पहले बिस्तर के नीचे पाँव नहीं देती थी। पता नहीं इसके ससुर जी को सुबह 4 बजे उठकर कौन सा मंत्र सिद्ध करना होता है। 6 महीनों में लड़की को पूरी गृहस्थीन बनाकर रख दिया है। इसमें बुराई क्या है? इन्होंने हमेशा की तरह दो टूक उत्तर दिया। मैं फिर कुछ कड़वी सी बात कहना चाह रही थी कि मम्मी चाय की आवाज लगाता हुआ शिरीष दनादन सीढ़ियां उतर आया। ये चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने किचन गार्डन में खिसक गए। पापा ले चुके? उसने अपना कप उठाते हुए कहा। कब से? आज उनकी लाडली है ना यहाँ, वही बनाकर दे देती है, मैंने खींच भरे स्वर में कहा। ये मैडम चिंचिंचू बड़ी समझदार होती जा रही है आजकल। मिलिट्री डिसिप्लिन में पल रही है ना। चलो, अच्छा है, अच्छा खाना बनाने लगी है। ये ऑमलेट उसी ने बनाया है ना? गुड। बस यही सब तो करेगी अब। पढ़ना लिखना तो सब चूल्हे में जा रहा है। एक ही साल रह गया है एमए का। कितना कहा यहीं ज्वाइन कर ले, पर उसे तो घर की फिक्र लग गई है। यह नहीं थी तब भी तो कोई वहां करता ही होगा। देख लेना तू, यह लड़की सारी जिंदगी एमए नहीं कर पाएगी। जाने दो मम्मी, हम क्यों सिर दर्द लें, शादी तो हो ही गई। अब उसका मियाँ चाहे पढ़ाए चाहे घर में रखे, हमें क्या? हाँ, तुम्हें क्या, जैसा बाप वैसा बेटा। ओ गॉड, 7 बज गए, आई मस्ट गेट गोइंग, कहता हुआ वह बाथरूम की ओर लपका और मैं वहीं बुत बनी खड़ी रही। बाथरूम से आती चित्रा की चीखों ने मेरी समाधि भंग की। जाकर देखा, ठंडे पानी से सराबोर चित्रा खड़ी खड़ी कांप रही है। कंधे पर पापा की धुली कमीज है और शिरीष नील से पुता चेहरा लेकर उसका मुंह चिढ़ा रहा है। यह क्या बेवकूफी है? बीमार पड़ने का इरादा है क्या? मैंने चित्रा को बाहर खींचते हुए कहा, पर चाहकर भी आवाज में सख्ती ना ला सकी। वह दृश्य ही ऐसा था। शिरीष ने गाना शुरू किया।
डॉक्टर देखो भली प्रकार, मेरी गुड़िया पड़ी बीमार। मेरे हाथ से छूटकर चित्रा फिर उसकी ओर लपकी, पर उसने फटाक से दरवाजा बंद कर लिया। यह क्या बदतमीजी है शिरीष, अभी उसका हाथ जो आ जाता। उत्तर में उसकी बेसुरी ताने सुनाई देती रही। बच्चे छोटे थे, तब इस तरह के हंगामों से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, पर अब तो जैसे इस शोर शराबे के लिए तरस कर रह गई हूं। अब तो वह बात भुलाई नहीं भूलती कि यह सारी रौनक चित्रा के साथ विदा हो जाएगी। शिरीष तो धूमकेतु है, आएगा तो घर में 5-10 की टोली को लेकर ही दाखिल होगा, नहीं तो पूरे पूरे दिन गायब रहेगा। कल की मेजर साहब की चिट्ठी के साथ ही उसके जाने का एहसास एक बोझ सा मन पर आ बैठा है। बोझ इसलिए कि मुझे मालूम है चित्रा के जाते ही हम तीनों दीपों के शक्ल में बढ़ जाएंगे, घर एकदम सूना हो जाएगा। वह पहली बार ससुराल गई थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक तो घर में ढेर सारे मेहमान थे, समेटने को ढेर सारे काम थे, फिर हर आने जाने वाले को एल्बम दिखाने में उनके मुंह से शादी की, दहेज की, दामाद की तारीफ सुनने में दिन कहाँ उड़ जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब तो जैसे सारा उत्साह ही टूट गया है। फिर भी बेटी की विदा विदा ही होती है। ऊपर अपने कमरे में आकर मैंने पेन संभाला और लिस्ट बनाने बैठ गई। कागज के लिए दराज खोली तो चित्रा के ससुर की यानी मेजर साहब की चिट्ठी हाथ आ गई। उसे दोबारा पढ़ते हुए एक ही वाक्य बार बार मन में चक्कर काटता रहा। बहू को अब जल्दी भेज दें तो अच्छा हो, अशोक का जी इन दिनों ठीक नहीं रहता। इसी एक बात पर कितना भड़क उठी थी कल मैं। असल में गुस्सा पत्र पर नहीं आया था। उन बेचारों ने तो बड़े सौम्य शब्दों में अपना मंतव्य प्रकट किया था। असल में खींच उठी थी मैं अपनी ही बेटी पर। घर जाने की कल्पना से चेहरा कैसे खिल गया था, पर अपना रोष उतारा मैंने अशोक पर। घर में 1 दर्जन लड़कियां हैं, वे देखभाल नहीं कर सकती क्या उसकी, जो इसे तलब किया है या कोई डॉक्टर है? ऐसा ही होता है कल्याणी, इतने सारे लोगों के बीच भी आदमी अकेला ही रह जाता है। उनके कंठ स्वर से चौंक कर मैंने देखा। चेहरा कैसा तो हो आया था। अच्छा ही हुआ जो बच्चे उस समय कहीं छिटक गए थे। रात कितनी देर तक मन में यही बात गूंजती रही। स्मृतियों में तैर गया था बरेली का 2 मंजिला छोटा सा मकान। ऊपर छत से लगा हुआ कमरा हम लोगों का था। गर्मी के दिनों में वहां बैठना दुभर हो जाता। सर्दियां भी बड़ी मुश्किल से कटती थी, पर नीचे की भीड़ भाड़ से तो मुझे वह कष्ट ही सह्य लगता था। यूं लगकर कभी मैं वहां 4 महीने से अधिक नहीं रह सकी। चित्रा के जन्म के समय तो 8 महीने यहीं माँ के पास बनी रही। तब पापा ने इनके लिए भी यहीं भोपाल में ऑफिस खोल दिया है। यह तो बहुत बाद में जाना कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सहज ही में दूसरी जगह जड़ नहीं पकड़ते और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इसीलिए उनकी यह बात रात भर मन को सालती रही थी। शायद इसीलिए सुबह से मूड इतना खराब हो रहा था। लिस्ट पूरी बनाकर मैं उठी और खिड़की से झांक कर देखा। मेरा अनुमान सही था। पजामा और बनियान पहने ये बड़े मनोयोग से बैंगन के पौधों की गुड़ाई कर रहे थे, जैसे दुनिया का सबसे जरूरी काम यही हो। सुनो, जरा ऊपर आ सकोगे? अनचाहे स्वर फिर कसैला हो गया था। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा और एक अपराध बोध चेहरे पर लिए वे झटपट खड़े हो गए। मेरे पास ऊपर आए। तब उनका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। मैंने लिस्ट आगे करते हुए कहा, चित्रू को साथ ले जाइए, उसी की पसंद से सामान आएगा तो और भी अच्छा रहेगा। वे जाने को मुड़े तो मैंने फिर कहा, सुनिए, उस दिन बत्रा कह रहा था ना कि अशोक की ट्रांसफर यहां भी हो सकती है। हाँ, कह तो रहा था। तो फोन करके पूछिए ना, किसे टैप करना होगा। इतनी अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी? क्यों, क्या आप नहीं चाहते कि चित्रू यहां रहे अपनी आंखों के सामने? वे कुछ क्षण चुप रहे, फिर आहिस्ता से बोले, मैं क्या चाहता हूं यह तो इस घर के लिए कोई महत्व का विषय नहीं रहा, लेकिन तुम अपनी चाहत तो पता करो जरा। मैं अवाक होकर उन्हें देखती रही। तुम्हारी अपनी इच्छा क्या है
इसका तो पता चले। अब एकाएक तुम्हारी ममता में उफान आ गया है। उसे एक पल भी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती तुम। और कल तक तुम्हारे सिर पर जुनून सवार था उसकी शादी का। कितना रोई थी वह, पर तुम अपनी जिद पूरी करके ही रही। और अब वह बेचारी वहां अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करती है तो तुम रोज एक हंगामा खड़ा कर देती हो। तब कहाँ गया था तुम्हारा यह प्यार, तुम्हारी ममता? उनके इस अप्रत्याशित लंबे भाषण से सिहर उठी मैं। उनकी आग्नेय दृष्टि से अपने को बचाते हुए मैंने जहर भुजे स्वर में कहा, तब मुझे तब एक ही डर था कि वह भी मेरी तरह कोई बेवकूफी ना कर बैठे। उनका तमतमाया चेहरा एकदम बुझ सा गया। चिंगारियां उगलने वाली आंखें म्लान हो आई। डूबती सी आवाज में बोले, कल्याणी, इस एक ही बात को कितनी बार कहोगी? कितनी बार? सच तो है, कितनी बार कहा है मैंने इस एक ही बात को। हर बार कहते हुए जबान पर कांटे से उगाए हैं, पर फिर भी तृप्ति नहीं होती। कितनी विचित्र होती है यह मन की दुनिया। आज इतना हेय लगने वाला यह प्राणी किसी दिन मेरे लिए संसार का सबसे अलौकिक पुरुष था। किस श्रद्धा से, किस आस्था से अपना तन मन दे बैठी थी मैं। 2 महीने का गर्भ लेकर किस दर्प से माँ के सामने जा खड़ी हुई थी। तब हाँ कहने के सिवा उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। कैसा गौरव मिश्रित उल्लास था मेरा। पर 2 बच्चों की माँ होते होते ही यह जान लिया कि जिससे मेरा विवाह हुआ है वह एक अत्यंत साधारण व्यक्ति है। भव्य दिव्य जो भी था वह मेरी कल्पना थी। यथार्थ उस कल्पना को झकझोरने वाला ही था। उस क्षण मन में एक कड़वाहट ने जन्म लिया जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी में उतर गई थी। एक झुंझलाहट, एक खीज, एक पश्चाताप, जैसे यही मेरी परिभाषा रह गई हो। मम्मी, देखो हम क्या लाए हैं। मेरी विचार तंद्रा टूटी। देखा सामने से लदी फदी चित्रू खड़ी है। लगता है सारा न्यू मार्केट खरीद लाई है तो। उसने सारा सामान फर्श पर बिखेर दिया। यह ज्योति दीदी की मैक्सी के लिए कपड़ा, यह प्रीति दीदी के लिए भोपाली पर्स। उन्होंने खास तौर से कहा था, यह कांति दीदी की गुड़िया के लिए गुड़िया। कितनी प्यारी है ना। यह एम्पोरियम में एक छड़ी मिल गई। बाबूजी कितने खुश होंगे। तू अपने लिए क्या लाई है? मेरे लिए 2-4 साड़ियां तुम दे तो रही हो। कहती हुई वह सारा सामान समेटकर किचन की ओर भाग गई। आजकल मिसरानी मौसी से उसकी खूब पड़ती है। दिन भर कॉपी में नई नई पाक विधियां लिखा करती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से स्वेटर के नमूने इकट्ठे कर लाई है। देवर अनूप की फरमाइश है कि भाभी स्वेटर ऐसा बुनना कि कॉलेज में एक ही नजर आए। छोटी ननद के लिए कहाँ कहाँ से गजलें उतार कर लाई है। बीच वाली ननद के पिंपल्स दूर करने के लिए पता नहीं कितने प्रकार के उपटनों की विधियां जुटा ली है उसने। इनसे समय बचता है तो अशोक को पत्र लिखने में और पत्र पढ़ने में बीत जाता है। सहेलियां तो है ही, रह जाती है मम्मी। सो बेचारी टुकुर टुकुर देखा करती है कि अब रानी बिटिया आएगी, 2 घड़ी मेरे पास बैठेगी, पर सब व्यर्थ। इस बार भी जाते समय मुझसे लिपट कर जार जार रोई वह। बोली, तुम उदास मत होना मम्मी, उनकी तबीयत ठीक होगी तो मैं पापा के साथ ही लौट आऊंगी। मैं चुपचाप टैक्सी में उनका सामान लदते देखती रही। एक सूटकेस लेकर आई थी और इस बार पूरे 9 नग उसके साथ थे। सिर्फ इंदौर तक का सफर था, फिर भी उसके पापा खुद साथ जा रहे थे और मुझे उनसे ईर्ष्या हो रही थी। उन दोनों में एक अजीब सा आंतरिक लगाव था। वह छोटी थी तब वे अक्सर कहा करते, यह तो मेरी माँ है। कई बार प्यार में उसे कमली कहकर पुकार लेते थे। मुझे यह सब कुछ जरा अच्छा नहीं लगता था। कभी विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी पुरानपंथी माँ मृत्यु के 10 महीने बाद मेरी ही कोख से फिर जन्म लेगी। लेकिन जैसे जैसे चित्रा बड़ी होती गई, पिता पर उसका अतिरिक्त दुलार देखकर लगने लगा शायद उनकी बात सच हो। पता नहीं कैसे वह नन्ही सी लड़की जान गई थी कि मामा की कोठी में यही सबसे उपेक्षित प्राणी है। सबसे ज्यादा ममता की दरकार इसे ही है। तो क्या इसी ईर्ष्या के कारण मैंने चित्रा को
20 वर्ष की नन्ही सी आयु में ही घर से विदा कर दिया था। क्या प्रतिशोध का यह भी एक अस्त्र था? छी, यह विचार तो इसके पहले मन में कभी उठा भी नहीं। तब तो यही चिंता थी कि परले सिरे की यह भावुक लड़की इधर उधर दिल ना दे बैठे, माँ की तरह जीवन भर इसे भी अपने प्यार का स्यापा न करना पड़े। दिन तो किसी तरह मैंने इधर उधर के कामों में निकाल दिया, पर शाम को घर जैसे काटने को दौड़ने लगा। हमेशा की तरह शिरीष घर से गायब था। बहन को सी ऑफ करने की फॉर्मेलिटी निभाने के बाद उसने घर में पांव ही नहीं रखा था। अकेले बैठे बैठे मुझे एकदम प्रभा जी की याद हो आई। यूं उनके यहाँ जाना मुझे बड़ा बोर लगता था। घर में सिर्फ दो प्राणी थे। दो लड़कियां अपने अपने घर थीं। तीसरी जबलपुर में होम साइंस कॉलेज में पढ़ रही थी। इकलौता लड़का पढ़ाई के लिए जर्मनी जो गया तो वहीं का होकर रह गया। बस अब हर महीने एक मोटी रकम के साथ अपनी जर्मन पत्नी और बच्चों के फोटो भेजता रहता है। उनके यहाँ जाओ तो बस यही बातें सुनने को मिलती है। लड़की के घर वाले का प्रमोशन हो गया है। मंजली की देवरानी के दो लड़कियों पे लड़का हुआ है। छोटी परीक्षा के बाद कश्मीर जा रही है। बहू ने बनारसी साड़ी में फोटो खिंचवाकर भेजी है। लगता है ये दोनों खाने पर नहीं बल्कि बच्चों के पत्रों के सहारे ही जीवित हैं। आज मुझे उन्हीं की याद आ रही थी। मैं भी आज चित्र की बात करना चाहती थी। इसके बदले मुझे गठियावाद और मोतियाबिंद की रामायण सुनना मंजूर था। मालवीय नगर की उनकी कोठी के सामने रिक्शा रुका। तब कोठी में अंधेरा था। मेरी आहट पाकर रामदयाल बाहर आया। रामदयाल उस घर का पीर, बावर्ची, भिश्ती, खबर सब कुछ था। उसने बताया कि साहब लोग बिरला मंदिर गए हैं। उसके आग्रह के बावजूद मैं मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में उस समय आरती हो रही थी। चित्रा और उसके पापा को इस मंदिर की आरती बहुत भाती है। चित्रा तो रो पड़ती है कभी कभी। मैं कभी उससे अभिभूत नहीं हो पाती, इसी से बाहर बैठी रहती हूँ। आज भी मैं बाहर के ही हनुमान जी के चबूतरे पर बैठी रही कि एकाएक शाम के धुंधलके में पास खड़ी आकृति परिचित सी लगी। शिरीष, तू? मम्मी, तुम? दोनों ने एक साथ ही कहा और फिर दोनों ही हंस पड़े। जीजी के यहाँ आई थी, मालूम हुआ वे यहाँ है, मैंने कहा। पर तू आज भगवान को दर्शन देने के लिए कैसे चला आया? रेनू की जिद थी, सो आना ही पड़ा। रेनू कौन? हरिहर की बहन है। हरिहर को तो तुम जानती हो ना? खूब जानती थी। शिरीष के जो दोस्त मुझे सख्त नापसंद थे, उनमें हरिहर का नंबर सबसे ऊपर था। मंदिर के भीतर से सम्मिलित जय जयकार की एक ध्वनि सी उठी और थोड़ी ही देर में एक सांवली सी लड़की हमारी ओर आती दिखाई दी। बोर तो नहीं हुए ना? उसने आते ही अनुनय के स्वर में पूछा। बोर होने के लिए तो कटिबद्ध होकर चला था, पर सौभाग्य से मम्मी मिल गई, उसने मेरी ओर इशारा करके कहा। रेनू ने अब मुझे देखा और एक सलज मुस्कान के साथ मुझे नमस्ते करते हुए बोली, पापा जी को तो कई बार देखा, पर आपसे आज ही मुलाकात हो पाई है। उन्हें कहाँ देखा? यहीं, हर सोमवार को तो वे आते हैं यहाँ। मुझे तो यह भी नहीं मालूम था। आज तो चित्रा दीदी के साथ गए हैं ना, हमारे यहाँ तो आई भी नहीं, बस वायदा भर करके रह गई। बस एकदम ही प्रोग्राम बन गया। मैंने उस अप्रिय विषय को वहीं समाप्त करते हुए कहा, अरे भाई प्रसाद तो दो, तब से तपस्या कर रहे हैं। शिरीष ने कहा। काहे का प्रसाद? मैंने पूछा। वह पिछले हफ्ते इनका एक्सीडेंट हुआ था ना। एक्सीडेंट? कब हुआ रे? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे कुछ नहीं मम्मी, यह तो बेवजह घबरा जाती है। बेवजह घबरा जाती है, क्या खूब। आहत स्वर में मैंने कहा, लेकिन मुझे तो बताना था। बताने जैसा कुछ होता तो तुम्हें पता नहीं चलता क्या? इट वॉज जस्ट कुछ हुआ नहीं, यह तो अपना भाग्य है। नहीं तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मम्मी जी, इनसे कहिए स्कूटर स्कूटर की तरह चलाया करें। ये तो उसे एरोप्लेन की तरह ले उड़ते हैं। एक तो सड़क पर इतना रश होता है, फिर ये भोपाल की सड़कें हैं, कहीं एक फरलांग भर भी तो एक सार नहीं है।
उसका यह अनुनय और अधिकार भरा स्वर मुझसे नहीं झेला गया। मैंने ऊबते हुए कहा, चलूंगी मैं तो अब। रुको ना, मौसी आती ही होंगी। नहीं रे, इतना थक गई हूं आज, अब और बोर होने की स्थिति में मैं नहीं हूं। मैं चलने को हुई तो मैंने साफ देखा रेनू ने इशारे से उसे कुछ कहा। मम्मा रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूं, तुम इधर वाले गेट पर मिलना, शिरीष बोला। रहने दे, कुछ कर लूंगी। और मैं तेज कदमों से बाहर चली आई। सौभाग्य से रिक्शा सामने ही मिल गया। शिरीष आवाज ही देता रह गया और मैं बुद्ध बनी उसमें बैठी रही। चाहा तो मैंने यही था कि वह मुझे घर छोड़ आए। यह प्रस्ताव उसकी ओर से आता तो मुझे खुशी होती, पर किसी के संकेत पर उसका यह ऑफर मुझे जहर सा लगा। कौन है यह बेहूदी लड़की? न शक्ल न सूरत, और यह गधा मेडिकल के चौथे ईयर में भी नहीं पहुंचा और इश्क बघारने लगा। घर आकर भी मेरे मन से रेनू का ख्याल नहीं उतरा। बार बार यही आश्चर्य हो रहा था, कैसा पालतू बना लिया है उसने शिरीष को। कहा तो यह लड़का सत्यनारायण की पूजा को भी अनदेखी करके बाहर निकल जाता था, और आज वही मनोयोग से मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहा था। मुझे अधिक समय तक अकेले बैठकर सोचना नहीं पड़ा। कुछ ही देर में शिरीष का स्कूटर गेट के अंदर दाखिल हुआ। बड़ी जल्दी आ गया रे। हाँ, रेनू बोली मम्मी आज अकेली होंगी, घर सूना लग रहा होगा। वह नहीं कहती तो शायद नहीं आता। ऐसी बात नहीं है मम्मी, पर देखो ना, इस तरह की बातें हम लोगों के दिमाग में आती ही नहीं। लड़कियां ही इन्हें अच्छी तरह सोच समझ लेती हैं। लगता है आजकल तेरे लिए सोचने समझने का काम वही करती है। वह चुप रहा। कौन है यह लड़की? कौन? रेनू। बताया तो कि हरिहर की बहन है। और वह उठ खड़ा हुआ, जैसे मेरी इस क्रॉस एग्जामिनेशन से तंग आ गया हो। मैं थोड़ा पढ़ूंगा आज, तुम्हारी लाडली की वजह से यह पूरा महीना बिल्कुल खाली गुजरा है। उसने अपने कमरे में जाकर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। मैं देर तक उस बंद दरवाजे को देखती रही। शिरीष ने दरवाजा बंद नहीं किया था, बल्कि वह अप्रिय संभाषण बंद किया था जो रेनू को लेकर चल पड़ा था। रेनू जो इस दरवाजे की तरह मेरे और मेरे बेटे के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। पर बहुत देर तक मैं उस निरीह लड़की को कोस नहीं सकी। धीरे धीरे मेरे गुस्से का उफान कम होने लगा और मैंने इस सत्य को स्वीकार किया कि यह दरवाजा तो बंद होने को ही था, चाहे इसका कारण रेनू हो या कोई और, चाहे मेरे द्वारा ठोंक बजाकर लाई हुई बहू ही क्यों ना हो। मेरे और शिरीष के बीच में यह दरवाजा अटल है। इसे खुद होकर खोलने का हक बहुत पीछे छूट गया है। अब तो अकेले बैठकर प्रतीक्षा करनी है कि कब बच्चे अपने बंद कमरों को खोलकर माँ की ओर नजर भर देखें, बस। एक गहरी सांस के साथ मैंने सारे दरवाजे बंद किए और चित्रा की शादी का एल्बम लेकर अपने बिस्तर पर पड़ रही। मैं भी आज से प्रभा जीजी की तरह ख्यालों की, पत्रों फोटो की दुनिया में रहने की आदत डालूंगी। जीवन का यह आखिरी पड़ाव तो ऐसे ही काटना होता है। बच्चे जब अपने संगी साथियों में डूब जाए, तब एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही बाकी रास्ता तय करना होता है। अपने को इतना अकेला, इतना असहाय मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। जब पिताजी के डूबते कारोबार का भार अपने कंधों पर लिया तब भी नहीं। शिरीष की एडमिशन के लिए दौड़ धूप की तब भी नहीं। चित्रा के लिए खोजबीन कर लड़का लाना पड़ा तब भी मैं इतनी निरुपाय नहीं हुई थी। पर अब जब करने को कुछ नहीं रह गया है, तब एकाएक थक गई हूं। यौवन के उद्दाम ज्वर में जिस हाथ को निर्ममता से झटक दिया था, उसे दोबारा पकड़ने में भी ग्लानि अनुभव हो रही है। सोचती हूँ शायद इसी दिन के लिए नारी सब कुछ सह लेती है, सब कुछ निभा जाती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।